सो सेक्शन 30 से स्टार्ट करें। अटैचमेंट, सीजर एंड फोर फीचर, एटीसी ऑफ प्रॉपर्टी, कंट्रैक्टिंग स्टेट और पाकिस्तान। मतलब पहले हमने रिकॉर्ड्स की बात की, फिर इंसान मतलब जो मुजरिम थे उनको ट्रांसफ़र वगैरह करने की बात की, फिर अभी इसमें ये लिखा हुआ है कि वेयर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑर्डर फॉर अटैचमेंट किया, मतलब वेयर द कोर्ट हैज़ मेड कंफर्मिंग ऑर्डर सच अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और सस्पेक्टेड है कि वो कंट्रैक्टिंग स्टेट में है तो वो उसको उधर भेजेंगे। ठीक है, इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और अथॉरिटी इन द कंट्रैक्टिंग स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन सच ऑर्डर। ठीक है, फिर सच लेटर रिक्वेस्ट रिसीव्ड अगर आता है तो फिर वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, बस ये मेक श्योर करेंगे कि वो हमारे खिलाफ नहीं है। बस ये द फेडरल गवर्नमेंट में ऑन रिसीट ऑफ लेटर रिक्वेस्ट क्या क्या करेगी, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडरटेक टू टेक ऑल स्टेप नेसेसरी। ठीक है, वो अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे, सही है। द स्टेप्स रेफर्ड ये मे इंक्लूड एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, कुछ भी। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे। Any inquiry, investigations, wherever carried out by agency mentioned in this in accordance with, मतलब वो जो भी होगा इस प्रोविजंस इशूड इन डायरेक्शंस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अंडर होगा। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, फॉर फ्यूचर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फेडरल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें फॉर विच इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर कोर्ट कंडक्ट स्टेट फॉर अटैचमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो सब प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट जो भी होंगी वो इस पे अप्लाई होंगी। ठीक है, जो भी काम करेंगे यानी कि ये इनसे रिलेटेड सर्वे भी इस प्रोविजंस के मुताबिक होगा, सीजर सर्च सब कुछ इसके मुताबिक होगा। 31 पे प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, क्या प्रोसीजर होगा? एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन और वारंट received by federal government and every letter of request, summon, warrant transmitted to a contracting state shall be transmitted to a contracting state as the case may be, and the form and manner as federal government will specify। form and manner जो federal government कहेगी, सही हो गया। punishment for vexation survey, for vexatious survey। vexatious क्या मतलब होता है? आई डोंट नो, देख लेते हैं। vexatious survey, vexatious क्या वर्ड था भाई? vexatious, 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 yes। causing intended cause anyone, ये causing or intending to cause anyone frustration, मतलब किसी को परेशान करने के लिए। ठीक होगा। एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर्स, मतलब किसी को जानबूझ के तंग करने के लिए। who without court surveys, searches, carries surveys, search any building place, detain, searches, मतलब बगैर इजाज़त की जाए। और एज सच ऑफेंस लायबल टू कन्विक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी थोड़ी सी और ये कह रहे हैं कि अगर आप गलत करोगे तो आपको भी ये सब हो सकता है, यानी फाइन और जेल वगैरह। ठीक है। 33 लाइबिलिटी फॉर फेलियर टू फाइल STR एंड प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब STR की बात हो रही है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी STR फाइल नहीं करती तो क्या होगा? whoever willfully fails to comply with STR requirements section 7 में, ठीक है, or gives false information shall be liable to imprisonment for a term which may extend up to 5 years or with fine which may extend to the 500,000 rupees or both। ठीक है, ये इसकी वो है। इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी द कंसर्न्ड AML/CFT रेगुलेटरी अथॉरिटी में आल्सो रिवोक इज लाइसेंस, भी रिवोक हो सकता है, और टेक सच अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एज मे डीम एप्रोप्रिएट। 34 डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किससे रिलेटेड देख लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय एजेंट्स ऑफ एनी रिपोर्टिंग एंटिटी और इंटरमीडिएट विच रिपोर्ट STR और CTR pursuant to this law or any other authority are prohibited from disclosing directly or indirectly to any person that transaction has been reported। मतलब जिस पर्सन से रिलेटेड उन्होंने कोई CTR या STR रिपोर्ट की है तो उस पर्सन को वो नहीं बता सकते unless there are disclosure agreement for the corporate groups in accordance with the regulations maintained। अगर कोई एग्रीमेंट
कॉरपोरेट ग्रुप्स में तो वो भी बता सकते हैं। वायलेशन ऑफ दिस क्रिमिनल ऑफेंस होगी एंड शैल बी पनिशेबल मैक्सिमम 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन होगा 2 million तक, ठीक है। एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड by reporting entity or any other person under this provision act kept FM जो भी इसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी भी bar of jurisdiction, no suit shall be brought in court to set aside or modify any proceeding taken or ordered under this act. No prosecution, suit or other proceeding shall lie against the federal government, के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, any officer of the government or FMU officer, any agency controlled or supervised by the government, ठीक है। और मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनके खिलाफ गुड फेथ में अगर सब कुछ किया है तो कोई केस नहीं होगा, ठीक है, नो केस, ठीक है, सही है। तो आगे चलते हैं। नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट एंड प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट इज एम्पावर्ड बाय एक्ट डिटरमाइन, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act, ठीक हो गया। किसी कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो किसी केस को एंटरटेन कर सकें। 36 नोटिस ETC नॉट इनवैलिड, ये इस बारे में है कि कुछ नोटिस या मतलब कोई डेट वेट नहीं है, कोई साइन नहीं है तो उसको इनवैलिड करार दिया जाए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नो नोटिस समन्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स फर्निश्ड और मेड इशूड हैव बीन फर्निश्ड, ये सब हो रहा है, ठीक है। शैल बी इनवैलिड और शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली बाय द रीजन, इस बारे में if any mistake, defect, omission or notice summon other document, if such notice summon substance and effect in conformity with the accordance of the intent and purpose of the act, अगर इस पर्पस के मुताबिक है तो सिर्फ इस बेसिस पे वो इनवैलिड नहीं हो सकते कि भाई इस पे कोई साइन नहीं है या कोई एरर है या ओमिशन है, बस ये है। ऑफेंसेस बाय लीगल पर्सन, मतलब अगर कोई कंपनी करती है तो क्या होगा, where a legal person commits offence under this act, any person thereof who at time when the offence was committed was responsible for such commission of offence shall be deemed to be guilty of, मतलब अगर कोई तो लोग करते होंगे ना, एंटिटी तो खुद नहीं कर सकती, तो उसमें जो लोग होंगे वो इन्वॉल्व होंगे उसमें। provided that nothing contained in this subsection shall render any natural person liable to be punishable if he proves that the contravention took place without his knowledge, अगर किसी बंदे को नॉलेज ही नहीं था तो फिर वो बच जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। So notwithstanding anything contained in subsection where an offence under this act is committed by a legal person and proved that a contravention has taken place with the consent, conveyance or knowledge when director, manager, secretary, another officer and a legal person, such director, manager shall be deemed to be guilty होगा and liable to proceed, उस पर proceeding होगी। Director in relation to firm means partner in the firm, ठीक है। 38 थोड़े से ही आगे रह गए मेरे ख्याल में। 38 कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड इवेंट ऑफ, अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी डेथ और इंसॉल्वेंसी तो उसके देखते हैं क्या होगा आगे। बॉडी पर्सन हैज बीन अटैच होगी रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, ये हो गया। अब एनी रिप्रेजेंटेशन हैज बीन कोर्ट इन केस रेफर्ड क्लास है पर्सन डाइज, जो बंदा उस प्रॉपर्टी का मालिक है वो मर जाता है और एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बिफोर प्रीफरिंग रिप्रेजेंटेशन, ओ मतलब इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो इन केस ऑफ रेफर्ड क्लास ये तो सच पर्सन डाइज इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अभी उसने देना था, अपने रिप्रेजेंट होना था कोर्ट में, लेकिन मर जाता है। एंड शैल बी लॉफुल फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उस प्रॉपर्टी के वारिसीन है तो उनको सच पर्सन और ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर एज अ केस में भी प्रेफर रिप्रेजेंटेशन टू द कोर्ट एज अ केस में भी एंड कंटिन्यू रिप्रेजेंटेशन बिफोर कोर्ट इन प्लेस ऑफ सच पर्सन, तो कोर्ट में वो लोग हाजिर होते रहेंगे। वेयर after passing of a decision or order by court no appeal has been preferred to the high court or any such appeal has been preferred to the high court, then in a case referred in class A the person entitled to file the appeal dies or adjudicated in insolvent before the high court. In case referred this person had a prepared appeal dies
और एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील फॉर हाई कोर्ट, मतलब उसने अपील की, वो अपील नहीं की, ठीक है, नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, या अपील की लेकिन वो अपील के बाद रिप्रेजेंटेशन से पहले मर गया या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव such person official assignee or official receiver as the case may prefer an appeal to high court or continue the appeal before high court in place, मतलब अपील के लिए भी वही है, वो उसकी जगह पे शुरू कर देंगे, ठीक है। The powers of official assignee or official receiver under subsection 1 or subsection 2 shall be exercised by him subject to provisions of insolvency, ठीक है। तो ये कुछ लोग तय हुए, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। 46 तक है, ठीक है, बस ख़त्म होने वाला ये। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट subject to subsection 2, the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything in the contrary contained law, जो भी है इसके मतलब कोई और लॉ भी है तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये एप्लीकेबल होगा। The provisions of this act in addition to and not derogation of anti narcotics, मतलब उसके एडिशन होगा ये यानी अदर लॉ, ठीक है। ये सब जो लॉज हैं इन सब के एडिशन में होगा, डेरोगेशन में होगा। डेरोगेशन क्या मतलब होता है ये भी देख लेते हैं, डेरोगेशन क्या मतलब होता है ताकि क्लियर हो जाए। डेरोगेशन एग्जम्पशन फ्रॉम द रिलैक्सेशन ऑफ अ रूल और लॉ, मतलब एग्जम्पशन, इससे मुराद एग्जम्पशन ही है। तो ये है कि इसकी नॉट एग्जम्पशन के लिए यूज़ नहीं होगा, एडिशन होगा, यानी ये एप्लीकेबल ही होगा। Members to be public servant, the Director General, member of National Executive Committee, General Committee, other officer, employee, subordinate officer, हम shall be public servants होंगे within the meaning of 21 of ये, ठीक है, पाकिस्तान पेनल कोड। तो मतलब ये नहीं कि ज़्यादती नहीं करनी, पब्लिक के इंटरेस्ट में ही काम करना भाई, आप लोगों ने ये बोला हुआ है। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू फिजिकल ऑफेंसेस, फिजिकल ऑफेंसेस नहीं अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट विद प्रायर कंसल्टेशन ऑफ एफएमयू एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी शैल नॉट चार्ज एनी पर्सन विद ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन रिलेशन टू प्रेडिकेट ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेल्स टैक्स, मतलब सिंपल है। फिजिकल ऑफेंस होता है, फिजिकल ऑफेंस बेसिकली टैक्स से रेलिवेंट है, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं दिया, सेल्स टैक्स नहीं दिया, तो ये होता है। तो इस पे केसेस अलग से वो अब डिपार्टमेंट देखते हैं, फेडरल एक्साइज, ठीक है। इन रिलेशन टू द लॉज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, नो ऑफेंस शैल बी प्रेडिकेट ऑफेंस सबसेक्शन 1। हाँ, सेल्स टैक्स में अगर कोई है तो वो अदर देन द फॉलोइंग, ये प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बन सकती, इनमें ये वाली चीज़ें हों तो फिर वो प्रेडिकेट बन जाएगा। अब इसमें ये इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस छोड़ो। सब सेक्शन 3 फेडरल एक्साइज एक्ट, ये कुछ हैं सेक्शन में जो प्रेडिकेट ऑफेंस कराया जा सकते हैं, अदरवाइज सारे ऑफेंसेस हैं वो फिजिकल ऑफेंस होंगी, प्रेडिकेट नहीं बन सकती। पावर टू अमेंड स्केड्यूल, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है। पावर टू मेक रूल्स, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है। पावर टू मेक रेगुलेशन, फेडरल गवर्नमेंट के पास एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी सुपरवीन एफएमयू में बाय नोटिफिकेशन, मतलब वो रेगुलेशन बना सकते हैं, एफएमयू भी बना सकते हैं, ठीक है। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, मतलब कोई किसी प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। वैलिडेशन ऑफ एक्शन, एनीथिंग डन, एक्शन टेकन, ऑर्डर पास, इंस्ट्रूमेंट मेड, नोटिफिकेशन, एग्रीमेंट मेड, ये सब कुछ कम्युनिकेशन पावर कन्फर्ड दिस Financial Monitoring Unit or its officer after 5th January 2008 and before commencement of this act shall be deemed to have been validly done, जो भी किया उन्होंने इससे पहले वो वैलिड होंगे, ठीक है। इशू टेकन, ये सब कुछ इतना कोई रेलेवेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से। स्केड्यूल 1 में क्या है पाकिस्तान पेनल कोड में, स्केड्यूल 1 पनिशमेंट ऑफ अबेटेड कमिटेड कंसिक्वेंस, फेयर नो एक्सप्रेस परमिशन, लायबिलिटी, अबेट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़ें इसको। पनिशमेंट फॉर, ये पेनल कोड में जो पनिशमेंट है वो लिखा हुआ है सारा। सो स्केड्यूल 1 में ये सब है। किडनैपिंग, अच्छा ये सारे वो हैं प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये भी वेजिंग अटेम्प्टिंग वेज वॉर, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग, ये सब बस एक बार इसको, ठीक है।
ये ऑफेंसेस हैं सारी। ठीक है, ये सब देख लेते हैं। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, फ्रॉडलेंट कंसलेशन, ठीक है, सेक्शन 2 आर्म्स एक्ट, आर्म्स फॉरनर एक्ट पेनल्टीज, ठीक है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, कॉपीराइट से मुतल्लिक होगा सब कुछ, फॉल्स एट्रीब्यूशन ऑफ ऑथरशिप, पाकिस्तान आर्म्स एक्ट पेनल्टी फॉर ब्रेच ऑफ सेक्शन दिस, द सिक्योरिटी ईज एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस, इसमें ऑफेंसेस होती हैं, इमिग्रेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक हो गया, एंटी टेररिज्म, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, रजिस्टर्ड डिज़ाइंस, ठीक है, कैजुअल 2 क्या कहते हैं, मेंबर्स नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें ये लोग होंगे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ये मिनिस्टर, चेयरमैन, मेंबर, ये सब, ठीक है, इसकी भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। कैजुअल 3 क्या कहता है, जनरल कमेटी शेल कंप्राइज, जनरल कमेटी में ये लोग होंगे, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी इंटीरियर मेंबर होगा, ये सब ऐसे कोई रेलिवेंट नहीं। इसका 4 में AML-CFT में जो लोग होंगे, अथॉरिटीज फॉर पर्पज ऑफ दिस SBB एंड रिपोर्टिंग एंटिटी लाइसेंस बाय SCCP फॉर एनी रिपोर्टिंग एंटिटी लाइसेंस बाय रेगुलेटेड SCCP अंडर एनी लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय SCCP, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रियल एस्टेट एजेंट्स, ज्वेलर्स, ये सब, मेडल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब होंगे, वो हमने पढ़ा था पीछे। रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होंगी SBP रिपोर्टिंग एंटिटी लाइसेंस रेगुलेटर, ठीक है, SCCP होगा, SCCP फॉर एनी रिपोर्टिंग एंटिटी, नेशनल सेविंग सेफ्टी सुपरवाइजरी बोर्ड, नेशनल सेविंग स्कीम्स, SRB रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट, द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, रिस्पेक्टिव मेंबर, ठीक है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी, AML-CFT की, कॉस्ट, CMA वाले, पाकिस्तान बार, NESRB, ये सब। तो बस यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, AML ख़त्म हो गया, आगे नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं कोई।